आदरणीय रेणुका जी, और अब मैं वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य भूषण आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल स्पीकर जी को बुलाऊं। मैं उससे पहले एक छंद आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, ज्यादातर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वो पसंद देखें। कि पहचाने न चाहिए था जिस रूप में कोई इन्हें पहचाने न पाया, और जिसे भांति बखाने न चाहिए था उतना सुधिमा ने बखाने न पाया। कि मिलना जिसे भांति से चाहिए था उतना इनको मिल मान न पाया। और कितने गुण के हैं धनी सिद्धि कंठ जी, देश इन्हें सही जान न पाया। कितने गुण के हैं धनी सिद्धि कंठ जी, कोई इन्हें देश इन्हें कुछ जान न पाया। धन्यवाद। मैं उसी के अनुरूप सभागार भी तरफ से समर्थ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूज्य गुरुवर, बल्कि हम कहें गुरु नाम गुरु, हिंदी भाषा और साहित्य जगत के शलाका पुरुष प्रोफेसर सुरेश दीक्षित जी, मुख्य समागत साहित्य मनीषी लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी, आदरणीय श्रीमती रेणुका वर्मा जी और सुप्रसिद्ध साहित्यकार, अनेक ग्रंथों की लेखिका तथा प्रधान संपादक हिंदी संस्थान डॉक्टर जी, बंधुवर रामकृष्ण जी, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ तथा आज के संचालक महोदय, जिन्हों उनका कोई विशेष करके आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तो एक साधारण रजकों को इतना ऊंचा उठा दिया है। मैं इतनी प्रशंसा के लायक नहीं, और विशेष करके आभार भी व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रेमलता जी का, जिन्होंने यहाँ आने का मुझे अवसर दिया और उन्हें हार्दिक बधाई। उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की काव्यधारा को अग्रसर करने में उनका अप्रतिम योगदान है। भारतीय संस्कृति के प्रति सर्वात्मना समर्पित दिखाई दे रही है वे। राम कथा के अल्पख्यात और बहुत जिनका केवल संकेत मात्र हमारे महाकवियों ने किया था, उन पर उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को अपनी उर्वर कल्पना शक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करना ये साधारण कार्य नहीं है। ये उनकी प्रतिभा प्रिया श्रुतकीर्त में दिखाई दी। इसी प्रकार से ये राम सखा निषाद राज पात्र को उन्होंने महिमा में बनाया। वैसे गोस्वामी जी ने उसके संबंध में काफ़ी कुछ अपने रामचरितमानस में संकेत दिए हैं, लेकिन फिर भी उस चरित्र को सर्वांगपूर्ण बनाने का उपक्रम डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी ने जिस ढंग से किया है वो निश्चय ही अभिनंदनीय है, निश्चय ही स्तुत्य है।
इसी क्रम में शांता का नाम आता है। शांता के संबंध में थोड़ा सा विवाद भी है। विवाद ये कि कुछ ग्रंथों में, जो पहले हमारे कुछ ग्रंथ थे, जैसे मत्स्य पुराण है या ब्रह्म पुराण है, इन कुछ पुराणों में प्रारंभ में रोमपाद की पुत्री जी लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि वो शांता रोमपाद की पुत्री थी और रोमपाद ने दशरथ को गोद दिया था। लेकिन उसके बाद में फिर परंपराएं बदलती है। श्रीमद् भागवत में, हरिवंश पुराण में, उत्तर रामचरितम में इत्यादि अनेक ग्रंथ मिल जाते हैं। असमिया रामायण में या मराठी में भावार्थ रामायण में, इन सब में जो है वो परंपरा बदल जाती है। वहाँ पर दशरथ की पुत्री दिखाई गई है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसी को स्वीकार किया था, इसी को स्वीकार किया था। और सबसे बड़ी विशेषता गुप्त जी की यही है कि उन्होंने आत्मसात किया, हृदयगम किया और उसको भली प्रकार से जिया। जिस विशिष्ट शैली में, जिस गहरी भावुकता के साथ में उन्होंने उसकी व्यंजना की है, उसकी अभिव्यक्ति की है, वो अपने में अन्यतम अनुपम है। गुप्त जी ने इस संबंध में बड़ा कार्य किया और महत्वपूर्ण बात ये जानने की है, उन्होंने इसकी भूमिका में शांता के लिखा है कि मैं जब रुग्णावस्था में था, रोग की शैया के ऊपर पड़ा हुआ था, तब भी मेरे मन में शांता कौंध रही थी और उसी की शक्ति से मैं निरंतर चल रहा था और मैंने पूरा कार्य को पूर्ण भी किया। तो अब ये बहुत बड़ी बात है गुप्त जी की। और गुप्त जी ने जो है एक शांता के माध्यम से नारी जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार की सहानुभूति, सच्ची सहानुभूति व्यक्त की है। नारी युग युग से प्रताड़िता रही है, चाहे सीता हो या द्रौपदी हो, अहिल्या हो। आप देखिए किसका साथ न्याय हुआ। भले ही हम उसको ऊंची ऊंची उसके संबंध में प्रशंसाएं करते रहें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी बातें करते रहें, लेकिन असलियत यही है। और वो जो चीज़ है वो आज तक चली आ रही है। तो राम के सामने बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित करती है शांता और एक प्रकार से उस युग की पूरी व्यवस्था को कोसती है, उसके प्रति एक आक्रोश व्यक्त करती है। कहती कि मैं पुत्री थी, मैं बेटी थी, इसीलिए तो मुझे बहिष्कृत किया गया। अगर मैं बेटा होती तो सारे अधिकार मुझे मिलते, ऐसी कोई स्थिति नहीं आती। और एक चीज और भी गुप्त जी ने बताई है, ध्यान देने की है। उन्होंने लिखा है कि भार्गव राज की पुत्री कौशल्या के विवाह के पूर्व ही शांता की उत्पत्ति मानी गई है। भूमिका में है इसमें। इसी कारण रोमपाद को शांता के भरण पोषण का भार सौंपा गया, क्योंकि दशरथ के परम मित्र थे। पृष्ठ 120 पर। तो शांता की पीड़ा जो है वो आज के बेटियों की पीड़ा है। यही विशिष्ट बात है, क्योंकि माँ बाप जो है जन्मते ही बेटी को अपने से अलग कर देते हैं, अधिकारों से वंचित कर देते हैं, वात्सल्य और स्नेह से भी वंचित कर देते हैं, जैसा कि दशरथ ने किया। तो आप देखें उसकी उक्ति है, मैं पहली संतान, मिला था मुझको गौरव, दे दी गई गोद या मुझको निष्कासन मिलना था रौरव। क्या था मेरा दोष, मात्र ये मैं थी कन्या। क्या था मेरा दोष, मात्र ये क्या मैं थी कन्या। नारी थी दावाग्नि सुदर्श अंतर जलता था। और देखिए मुझे जन्म से हीन मानकर गोद दे दिया। हमने बेटी बेटे का अंतर, मुझे जन्म से हीन मानकर गोद दे दिया। दशरथात्मजा होकर भी मैं रही उपेक्षित। और इतना ही नहीं, फिर वो अपने भाई राम से
सीता निर्वासन के प्रसंग को भी उठाती है और उससे प्रश्नांकित करती हुई कहती है, महाराज हो, महाशक्ति हो, व्यंग भी है देखिए, महाराज हो, महाशक्ति हो, महापुरुष हो, एक सगर्भा नारी की ऐसी प्रताड़ना। तो आप देखें, ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर गोल गोल दिए जरूर हैं राम ने, लेकिन सच में उसके उत्तर दे नहीं पाए। और अंत में जब समापन होता है उस कृति का, तब लिखते हैं, सुनो राम, शांता कहती है, युग युग की पीड़ा सहती है, कन्या होना पाप नहीं है, नारी जीवन शाप नहीं है। तो आप देखिए कितनी शब्दावली सरल है, लेकिन भाव गांधीर्य अत्यधिक प्रगाढ़ है। तो गुप्त जी ने अपने अंतस के बड़ी अंतस्तर की गहराई से उस पीड़ा को अनुभव किया और उसको वाणी दी, अभिव्यक्ति दी। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण बात यह है, गुप्त जी ने सबसे पहले शांता पर लिखने का उपक्रम किया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी ने किया। उसको एक सुव्यवस्थित प्रबंध काव्य के रूप में, खंड काव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये शक्ति उनको प्राप्त हुई है। उन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण महाकाव्यों का, प्रबंध काव्यों का अध्ययन किया है, हिंदी के काव्यों का अध्ययन किया है। तो ये उनमें उनके पास प्रभूत और प्रचुर शब्दकोश है, उर्वर कल्पना शक्ति है। तो और साथ ही साथ में एक दूरदृष्टि भी है। अपनी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रेम, इनको लेकर के चलने का एक भाव भी है, अविचल भाव है। तो ऐसे कृतिकार को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूँ और साथ में वंदन और नमन भी करता हूँ। इसी प्रकार से उनका केसर नाम का जो उपन्यास है, ये भी राष्ट्रीय भावना को उद्बुद्ध करने वाला है, विकसित करने वाला है। तो मैं कुछ संक्षेप में ही कहना चाहूँगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना को और अधिक विकसित करने में डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वे इसी प्रकार से निरंतर अपनी लेखनी चलाती रहें और हिंदी साहित्य को समृद्ध करती रहें, माँ भारती की वीणा बजती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका वंदन और नमन करता हूँ।